वर्ड विद आजी। तो इस वीडियो में ना हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 का जो आपका शिक्षा का खंड का है, मतलब कि जो आपका पार्ट 2 है, उसका चैप्टर नंबर 3 रुचि अवधान तथा शिक्षा। तो इससे पहले हम लोग इसके शॉर्ट टाइप, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन देख चुके हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इसके जितने भी आपके लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, उनको देखेंगे। तो वीडियो का एंड तक देखिएगा, सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो उनका यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है वो है रुचि। रुचि का अर्थ स्पष्ट कीजिए, मतलब कि जो रुचि है वो होती क्या है, और छात्रों में रुचि उत्पन्न करने की विधियों का वर्णन कीजिए। और ये जो क्वेश्चन है ये आपका 2016 में आया हुआ है, उसके बाद भी आया हुआ है, लेकिन ऐसे पूरा सिमिलर नहीं आया है। लेकिन रुचि का डिफिनेशन वगैरह अधिकतर पूछा जाता है, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए एंड तक देखिएगा। तो जो रुचि की डिफिनेशन है वो देख लेते हैं सबसे पहले। तो रुचि अवधान का अंतरक प्रेरक है। जो रुचि होता है वो क्या होता है, वो एक अवधान का एक प्रेरक है, मतलब कि जब हमें किसी चीज़ में रुचि होती है तभी हम उसी चीज़ को सीखने का या फिर उसे जानने का प्रयास करते हैं। रॉस के अनुसार यहाँ पे रॉस जो है ये एक शिक्षा शास्त्री हैं, तो इन्होंने रुचि के बारे में क्या बताया है, इन्होंने रुचि का अर्थ है, इनके द्वारा जो रुचि का अर्थ है वो है लगाव, अर्थात जिस वस्तु के प्रति हमारा लगाव रहता है या जिस वस्तु को हम पसंद करते हैं, उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, उसके बारे में सीखना चाहते हैं, वो चीज़ है वही हमारी रुचि कहलाती है। तो रॉस के अनुसार रुचि क्या होता है, लगाव, या फिर जिस वस्तु के प्रति हमारा लगाव होता है वही हमारी रुचि होती है। एक किशोर का लगाव पाठ्य पुस्तकों की कमी की अपेक्षा उपन्यास में अधिक होता है, मतलब जो किशोर बालक होते हैं, हल्के छोटे होते हैं, तो वो लोग ना अपनी जो उनका बुक्स होते हैं जिसमें पढ़ना होता है, साइंस वाइंस की से ज़्यादा वो लोग क्या पढ़ते हैं, स्टोरीज़ पढ़ना पसंद करते हैं, जिसमें स्टोरीज़ होता है, वहाँ पे पिक्चर्स वगैरह होती हैं, वो सब देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। इस प्रकार यह लगाव ही रुचि होता है। रुचि के अंतर करने की भावना होती है। हम किसी वस्तु में इस कारण रुचि रखते हैं क्योंकि उससे अन्य वस्तुओं से अधिक महत्वपूर्ण समझते हैं। तो जिसमें हमें इंटरेस्ट होता है वो काम हम दूसरी कामों की अपेक्षा ज़्यादा करते हैं, जल्दी करते हैं और अच्छे तरीके से भी कर लेते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं जो रुचि की और भी डिफिनेशंस हैं। बहुत सारे अलग अलग विद्वान होते हैं जो अपनी अपनी डिफिनेशंस देते हैं, तो आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये आपका कभी कभी एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है कि ये वाली डिफिनेशन किसके द्वारा दी गई है, या फिर आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है एकदम छोटा सा कि इनके द्वारा आप इनके द्वारा जो भी डिफिनेशन दी गई है रुचि की वो लिखिए। इसलिए आप लोग अच्छे से देखिए और एकदम लर्न कर लीजिए। आप इनसे नोट्स में लिख सकते हैं अपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जो पहले विद्वान है हमारे वो है क्रो एंड क्रू, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इनको अच्छे से देखिएगा। तो क्रो एंड क्रू के अनुसार रुचि उस प्रेरक शक्ति को कहा जाता है जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या क्रिया के प्रति ध्यान देने के लिए प्रेरित करता है। मतलब क्या बताया जा रहा है कि रुचि जो है एक प्रेरक शक्ति है जो कि हमें किसी व्यक्ति हो गया या कोई वस्तु हो गई या फिर कोई भी क्रिया हो गई, उसके प्रति ध्यान देने के लिए प्रेरित करता है। तो ये क्या कहलाता है, रुचि कहलाता है। ये डिफिनेशन किसके द्वारा दी गई है, क्रो एंड क्रू के अनुसार। आगे देखते हैं। उसके बाद है हमारे डॉक्टर SM माथुर, तो इनके द्वारा क्या डिफिनेशन दी गई है, रुचि को प्रेरक शक्ति कहा जाता है। इन्होंने भी रुचि को प्रेरक शक्ति ही बताया है जो हमारे ध्यान को एक व्यक्ति, वस्तु या क्रिया की तरफ उन्मुख करती है तथा इसे प्रभावपूर्ण कहा जा सकता है जो स्वयं ही अपनी सक्रियता से उत्तेजित होती है। तो ये लोग जो डिफिनेशन देते हैं इसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है, हल्का हल्का ही चेंजेस होते हैं, लेकिन इन चेंजेस को आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये जो होते हैं ये आपके बहुत ही मिनिमम मिस्टेक हो जाती हैं। इसीलिए आप लोग जो डिफिनेशंस होती हैं जो कि बहुत अच्छे अच्छे विद्वानों के द्वारा दी गई होती है उसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। आगे देखते हैं। उसके बाद जो भाटिया के अनुसार है, तो इनका रुचि का अर्थ था अंतर करना। हम वस्तुओं में इस कारण रुचि रखते हैं क्योंकि हमारे लिए उनमें और दूसरी वस्तुओं के अंतर होता है। बल्कि हम किसी चीज़ में रुचि क्यों रखते हैं, क्योंकि इनका कहना था कि हम किसी चीज़ में इंटरेस्ट दिखाते हैं अगर जो कोई चीज़ हमें किसी अन्य वस्तु से ज़्यादा अच्छी लग रही है, तो हम उसमें अंतर पैदा करते हैं क्योंकि उनका संबंध हमसे होता है। ठीक है, तो ये 3 डिफिनेशन थी। आई होप आप इनको पसंद आई होंगी, मतलब कि अच्छी समझ में आगे होंगे, तो ये अच्छी थी, तो इनको आप लर्न कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं। तो उपयुक्त विवरण के अनुसार रुचि का जो अर्थ था वो हम लोग स्पष्ट कर चुके हैं। अब जो रुचि होती है वो मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। इसको 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है जन्मजात रुचियाँ, जो कि क्या होती हैं, जो कि हमें जन्म से ही प्राप्त होती हैं, जैसे कि भूख लगना या फिर कुछ अच्छा चीज़ खाना, या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें जन्म से ही रहता। और उसके बाद होता है अर्जित रुचियाँ, जो हम लोग आगे बढ़ के अर्जित करते हैं। जैसे कि क्या हो गया, आप पढ़ाई करते हो, हमेशा से करते हो, लेकिन आपका इंटरेस्ट बाद में किसी एक सब्जेक्ट में ज़्यादा हो जाता है, सब में सिमिलर नहीं होता है। कोई एक सब्जेक्ट आपको बहुत पसंद होता है, कोई एक बिल्कुल ही नहीं पसंद होता है। इस टाइप से ये रुचियाँ होती हैं जो कि अलग अलग होती हैं। आगे देखते हैं। उसके बाद है बालकों में रुचि उत्पन्न करने के उपाय। जो बालक होते हैं उनमें रुचि को कैसे उत्पन्न कर सकते हैं, तो निम्नलिखित उपायों या विधियों द्वारा बालक के में पाठ के प्रति रुचि उत्पन्न की जा सकती है। जैसे हमारा फर्स्ट पॉइंट आ जाता है,
छोटे बालक सबसे अधिक रुचि अपने आप में लेते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको आपने देखा होगा, वो खुद ही हंसते खेलते बोलते रहते हैं। वो उनको जो हल्की सी भी चोट लग जाती है तो बहुत ही रोते हैं। तो वो लोगों को ना सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट खुद से ही होता है। अतः किसी नीरस विषय को बालकों के अपने मन से संबंधित करके पढ़ाया जाए। जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो है छोटे बालकों की रुचि मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होती हैं। जो छोटे बालक होते हैं उनकी जो मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं तो उनकी रुचियाँ भी उसी पर आधारित होती हैं। अतः अध्यापक को चाहिए कि पढ़ाते समय मूल प्रवृत्त्यात्मक रुचियों को सुविधानुसार पाठ में संबंधित करें। उसके बाद थर्ड पॉइंट हमारा आयु के विकास के साथ साथ बालों की रुचियों में परिवर्तन होता है। जब बच्चे छोटे होते हैं तो उन्हें खिलौने पसंद होते हैं, छोटे छोटे टॉयज़ पसंद होते हैं। बड़े होते हैं तो उनका इंटरेस्ट किसी और चीज़ में होने लगता है, ऐसे ही। अतः इस बात को ध्यान में रखकर ही पाठ्य विकास का आयोजन करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा रुचि का आधार जिज्ञासा प्रवृत्ति है। अतः विषय के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करना आवश्यक है। उसके बाद है रुचि के अनुसार विषय में परिवर्तन भी किया जाना चाहिए। जैसे कि आगे चल के जो बच्चे होते हैं जब बड़े हो जाते हैं तो उनको अपने सब्जेक्ट खुद चूज़ करने का मौका मिलता है। जैसे कि फर्स्ट ईयर हो गया, इंटर वगैरह में। तो इस टाइप से जो बच्चे को जो चीज़ पसंद हो ना उसे वैसे ही पढ़ाना चाहिए, उसी ढंग से पढ़ाना चाहिए और वही चीज़ पढ़ानी चाहिए। ऐसे बोलें इसी टाइप से रुचि की बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको PDF मिल जाएगी, आप आराम से पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट के PDF अवेलेबल मिल जाएंगे। आप वहाँ से ले सकते हैं और अपने नोट्स भी लिख सकते हैं या फिर आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद है कि शिक्षा या सीखने या अधिगम में रुचि का महत्व। जैसे कि अगर जो हम कोई चीज़ सीख रहे हैं, कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, कोई चीज़ देख रहे हैं तो उसमें जो हमारी रुचि है उसका क्या महत्व है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये क्वेश्चन आपका बहुत बार बना हुआ है। ये जो दीर्घ उत्तरी होते हैं ना, अगर जो आप आगे के छोड़ देते हैं, लघु नहीं कवर करते, शॉर्ट वाले जो अति लघु होते हैं वो नहीं देखते हैं, लेकिन दीर्घ देख लेते हैं तो इससे आपके और भी जो क्वेश्चंस होते हैं वो कवर हो जाते हैं। क्योंकि दीर्घ में क्या होता है कि आपके छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, हेडिंग्स होती हैं, जो कि आपके वही सारा कुछ लघु या फिर अति लघु में होता है। तो देख लेते हैं कि जो है शिक्षा या फिर सीखने में रुचि का महत्व क्या होता है। तो वास्तव में अध्यापक के लिए आवश्यक है कि विद्यार्थियों में शिक्षा के प्रति रुचि जागृत करें और स्वयं भी शिक्षा कार्य में रुचि ले, क्योंकि रुचि सीखने की वह दशा है जो अध्यापक और विद्यार्थी दोनों के लिए आवश्यक है। क्या बताया जा रहा है कि जैसे कि कोई बच्चा है, जब तक उसके अंदर उस चीज़ का, उस सब्जेक्ट का इंटरेस्ट नहीं आता है कि हाँ, जैसे कि हिस्ट्री होता है ना, तो हिस्ट्री में लोग बताते हैं कि पहले ऐसे होता था, पहले बहुत सारे मंदिर हुआ करते थे, पहले बहुत सारे राजा हुआ करते थे। तो जब ऐसे बताते हो ना तो वहाँ पे स्टूडेंट का क्या होता है कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है कि अच्छा ऐसा होता था, चलो मैं पढ़ के देखता हूँ, ये करके आऊँ। तो उससे क्या होता है, उसका पढ़ने में मन लगता है। तो यही चीज़ बताया जा रहा है कि अगर जो आपको कोई चीज़ सीखना है तो अगर जो आप उसमें अपना इंटरेस्ट पैदा करते हैं, रुचि जागृत करते हैं, तो उससे क्या होता है कि उससे वो चीज़ सीखने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। इसी टाइप से टीचर के लिए भी कहा गया है कि जो टीचर है तो उसे भी अपने को बल्कि पढ़ाने के लिए अपने आप को उसमें इंटरेस्टेड बताना चाहिए कि मैं बल्कि उसको भी उसमें इंटरेस्टेड होना चाहिए कि मैं ये सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ तो बहुत ही अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, मुझे भी इसमें इंटरेस्ट है, मैं बच्चों में भी या स्टूडेंट्स में भी वो इंटरेस्ट पैदा करूँगा। इस टाइप से आगे देखते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में रुचि का अत्यधिक महत्व एवं आवश्यकता है। रुचि के नितांत अभाव से शिक्षा की प्रक्रिया सुचारू रूप से चल ही नहीं सकती। कि अगर जो आपको किसी चीज़ में रुचि नहीं है, मान लीजिए आप यही एजुकेशन सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं लेकिन आपको इसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आ रहा, बिल्कुल बोरिंग लग रहा है, बिल्कुल आपका मन ही नहीं कर रहा, तो आप फिर कैसे पढ़ लोगे, है ना। आप पढ़ ही नहीं पाओगे कि एकदम पढ़ते पढ़ते नींद आएगा, आप कहोगे हटो छोड़ो दूसरा सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो जब तक आप इंटरेस्ट नहीं लाते हो कि मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, मुझे हाँ थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, तो जब आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो फिर आप अच्छे से एकदम आराम से आपको लर्न हो जाता है। लेकिन अगर जो आप किसी प्रेशर से पढ़ रहे हो, बिना मन के रट्टा मार रहे हो, तो उसमें क्या होता है, आपको टाइम लगता है उस चीज़ को पढ़ने में या फिर उस चीज़ को समझने में। तो ये होता है रुचि का महत्व। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। ये जो क्वेश्चन है ये आपको अपने मन से ही लिखने होते हैं, लर्न तो आप कर नहीं सकते, इसलिए जितना हो सके आप इन्हें समझने की कोशिश करिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ गए और आगे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आगे देखते हैं। इसके विपरीत यह भी सत्य है कि यदि किसी विषय के प्रति रुचि जागृत हो जाए तो उस दशा में शिक्षा की जो प्रक्रिया होती है वो सरल, उत्तम और स्थिर हो जाती है। यही मैंने बताया कि अगर जो आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट आ जाता है तो वो काम करने के लिए आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, आप उसे बहुत आराम से सीख जाते हो। तो इंटरेस्ट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अवधान का अर्थ स्पष्ट कीजिए तथा परिभाषा निर्धारित कीजिए। रुचि और अवधान ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये आपका अधिकतर हमेशा पूछा जाता है, हर बार पूछा गया है। तो रुचि अवधान आपने सुना ही होगा। ये सारा जो एजुकेशन का पार्ट 2 है वो सारा इसी पर डिपेंड करता है, रुचि अवधान पुरस्कार दंड वगैरह पे। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, ये आपको अच्छे से आना चाहिए कि अवधान क्या होता है, रुचि क्या होता है, अवधान की परिभाषा अलग अलग विद्वानों के द्वारा क्या क्या दी गई है, ये सारा कुछ।
अवधान की विशेषताओं का भी विवरण प्रस्तुत करिए। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि अवधान का डिफिनेशन क्या होता है, अवधान होता क्या है, उसकी परिभाषा क्या होती है, और जो बहुत सारे वैज्ञानिक हैं, विद्वान हैं, उन्होंने अवधान के बारे में क्या बताया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे अवधान वह मानसिक क्रिया है जिसमें हमारी चेतना किसी वस्तु या पदार्थ पर केंद्रित होती है। तो क्या होता है, अवधान एक मानसिक क्रिया है, वो हमारे मस्तिष्क से संचालित होती है। इसके अंदर होता क्या है, जो हमारी चेतना होती है वो किसी एक पदार्थ या फिर वस्तु पर केंद्रित होती है। उदाहरण के लिए हम किसी पार्क में बैठे एक गुलाब के फूल को देख रहे हैं। यद्यपि पार्क में स्त्री पुरुष बच्चे फव्वारे हमारी कुछ न कुछ चेतना में हैं, परंतु हमने अपने चेतना को केंद्रित केवल गुलाब के फूल पर ही रखा है। मतलब कि इससे क्या समझ रहे हो, जैसे आप बैठे हो, ठीक है, आराम से अपने रूम में ही बैठे हो मान लीजिए, ठीक है, आपके रूम में टीवी भी चल रहा है, मोबाइल भी चल रहा है आपका, और बुक्स भी पढ़ी हैं, लेकिन जो आपको जिसमें इंटरेस्ट आ रहा है, मान लीजिए आपको टीवी ज़्यादा पसंद आ रहा है, कि जो आपका इंटरेस्ट होता है वो आपके टीवी की तरफ ज़्यादा है, तो आप उन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करके टीवी पे फोकस करते हो। तो अवधान यही चीज़ होता है जिसके प्रति आपकी जो आपकी चेतना होती है वो एक स्थान पर केंद्रित हो जाती है। तो यही चीज़ आपका क्या कहलाता है, अवधान कहलाता है। मैं अब मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं कि अवधान की जो बहुत सारे विद्वान हैं उन्होंने क्या डिफिनेशन दी है। तो जो सबसे पहले हैं वो हैं ड्रमवाइल। इनके अनुसार जो अन्य वस्तुओं की अपेक्षा एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण ही अवधान है। बहुत ईजी डिफिनेशन, आप आराम से लर्न कर सकते हैं कि जो अन्य वस्तुएं होती हैं उनकी अपेक्षा किसी एक वस्तु पर ही हमारी चेतना का केंद्रीकरण मतलब कि एक ही चीज़ को बल्कि उसमें फोकस करना, तो केंद्रीकरण ही अवधान है। दूसरे हैं रॉस के अनुसार अवधान विचार की वस्तु को मन के समक्ष स्पष्ट रूप से प्रकट करने की प्रक्रिया है। उसके बाद जो हमारे वैलेंटाइन है उन्होंने कहा है अवधान मस्तिष्क की शक्ति नहीं है वरन संपूर्ण रूप से मस्तिष्क की क्रिया या अभिव्यक्ति ही है। उन्होंने क्या बोला है कि जो अवधान है वो मस्तिष्क की शक्ति नहीं कही जा सकती। उसके अलावा जो अवधान को क्या कहते हैं कि पूरा जो मस्तिष्क है वो पूर्ण रूप से अवधान ही है, वो अवधान की क्रिया करता है, वो उसका अभिव्यक्ति कहलाता है। इसी टाइप से बहुत सारे राइटर्स ने बताया है, अपने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, तो आप उनको सबको पढ़ सकते हैं। PDF आपको मिल जाएगी वहाँ से लेकर आराम से। आगे देखते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि जब चेतना के समक्ष आने वाले पदार्थों में एकता स्थापित करने की चेष्टा की जाती है तो उस मानसिक प्रक्रिया को अवधान कहते हैं। आई होप आपको अवधान समझ में आया होगा। अब हम लोग देखने वाले हैं कि अवधान की विशेषताएं क्या होती हैं। तो इसकी निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। पहली होती है एकाग्रता, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब हम किसी चीज़ पर एकाग्र होकर उस पर फोकस करते हैं तो वही हमारा अवधान कहलाता है। तो अवधान किसी वस्तु पर चेतना का एकाग्र करना है, अतः अवधान के लिए चित्त की एकाग्रता परम आवश्यक होती है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है हमारा मानसिक क्रियाशीलता। इसमें क्या होता है कि अवधान की एक प्रमुख विशेष क्रियाशीलता है। बिना मानसिक क्रियाशीलता के हम किसी वस्तु पर अवधान नहीं लगा सकते। उदाहरण के लिए यदि हमें गुलाब के फूल पर अवधान केंद्रित करना है तो इसके लिए मन को क्रियाशील बनाना पड़ेगा। जैसे कि अगर जो हमें कोई एक चीज़ पर फोकस करना है तो जो बाकी क्रियाएं हो रही हैं, जैसे आपको पढ़ने पे फोकस करना है तो फिर आपका जो भी डिस्टर्बेंस है, आपका मोबाइल हो गया या फिर जो बाहर लोग वगैरह हैं, तो आपको उनसे सबसे दूर हटना पड़ेगा ना, उन्हें आपके पढ़ाई पर फोकस करना पड़ेगा, तभी आप उस चीज़ को पढ़ सकते हो या फिर उस पर ध्यान दे सकते हो। उसके बाद है चयनात्मकता। जिस वस्तु पर हम अवधान केंद्रित करते हैं उसका चयन अनेक वस्तुओं में से होता है, क्योंकि हमारे पास वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, तो हम जिस चीज़ पर हमको ध्यान देना है वो हमें उसका चुनाव करना पड़ता है। किसी बगीचे में अनेक फूलों में से किसी एक फूल पर हमारा जो अवधान होता है वो केंद्रित करना होता है। ये आपका एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है। इसी टाइप से बहुत सारी हैं। अगर जो हम लोग सारा पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आपके सारे क्वेश्चन कवर नहीं हो पाएंगे, तो इसीलिए हम लोग थोड़ा थोड़ा देखते हैं, अच्छे से समझ जाते हैं। बाकी अगर जो आपको पूरे पढ़ने हैं तो आप PDF ले सकते हैं, वहाँ से आराम से पढ़ सकते हैं। और अगर जो कुछ नहीं भी समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताइए, मैं दोबारा आपको ज़रूर बताऊँगी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा कक्षा में बालकों के अवधान को केंद्रित करने के लिए जो मुख्य उपाय हैं वो कौन कौन से हैं, या फिर कौन कौन से उपायों का जो है कर सकते हैं, उसका विवरण प्रस्तुत कीजिए। तो चलिए देखते हैं। तो बालकों का अवधान केंद्रित करने के उपाय, तो जो बालक होते हैं शिक्षण की उत्तम एवं प्रभावकारी बनाने के लिए बालकों के अवधान को पाठ्य विषय पर केंद्रित होना आवश्यक माना जाता है। मतलब कि जैसे आप कोई टीचर है, आया आपकी क्लास में, वो पढ़ा रहा है, लेकिन आप लोग उसमें इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हो, आप लोग उस जो वो सर पढ़ा रहे हैं उस पर फोकस ही नहीं कर रहे हो, तो आपको समझ ही नहीं आएगा। अगर जो आप बाहर देख रहे हो, इधर उधर कर रहे हो, तो ऐसे में क्या होगा, उनका पढ़ाना वेस्ट जा रहा है, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आ रहा ना। तो इसीलिए टीचर को सबसे पहले क्या करना चाहिए कि जो बच्चा है उसको वहाँ पे अपने जो भी पढ़ा रहा है उस पर केंद्रित करना चाहिए, उसमें इंटरेस्ट जगाना चाहिए, तभी तो उस बच्चे को भी समझ में आएगा और टीचर जो पढ़ा रहा है वो भी उसका अच्छा रहेगा। तो कक्षा में बालकों को अवधान केंद्रित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। जैसे कि जो हमारा फर्स्ट है वो है शांत वातावरण। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो हमारा जो जहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं उसके आसपास का जो एरिया है, जो हमारा इन्वायरमेंट है, वो बिल्कुल शांत होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए।
ध्यान की एकाग्रता के लिए शांत वातावरण का होना अत्यंत आवश्यक है। जैसे शोरगुल बालकों के ध्यान को विचलित कर देती है, अतः अध्यापक का कर्तव्य है कि वह कक्षा में सदा शांति बनाए रखने का प्रयत्न करे। उसके बाद जो हमारा सेकंड पॉइंट आ जाता है वो है विषय के प्रति रुचि जागृत करना। तो इसके अंतर्गत क्या हो सकता है, यह बात समान है कि जिस विषय में बालक की रुचि होती है उसे वह काम समय और कुशलता से सीख लेता है। जैसे क्या होता है, अगर जो कोई स्टूडेंट है उसे किसी चीज़ में इंटरेस्ट आ रहा है तो वो चीज़ वो बहुत जल्दी सीख लेता है। तो इसीलिए जब किसी भी चीज़ को पढ़ना हो या फिर जिससे टीचर होता है उसे कोई भी स्टूडेंट को कुछ पढ़ाना हो तो सबसे पहले जो वहाँ पे स्टूडेंट है उसमें उस चीज़ के लिए इंटरेस्ट पैदा करे, तब वो जाके उसे अच्छे से समझा पाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बालकों को रुचियों का ध्यान। जो बालक की रुचियाँ होती हैं उनको भी ध्यान में रख के पढ़ाना चाहिए, ताकि जो बच्चे होते हैं उनको भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो और जो टीचर है वो भी अच्छे से पढ़ा सके। इसी टाइप से हमारे बहुत सारे पॉइंट हैं जिनको आप लोग पढ़ सकते हैं। तो ये वीडियो यहीं तक थी। अगर जो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ से लाइक करेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।